सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, 90.4। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ये पहला कम्युनिटी रेडियो सोलन हमारा 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी हमसफर दोस्त सुमन। श्रोताओं, जानते हैं आप कि ये समय होता है आप सभी के अपने ही कार्यक्रम का, जिसका नाम है आओ चले खेतों की ओर। और इस कार्यक्रम में दी जाती है किसानों के लिए ढेर सारी जानकारियाँ। तो आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं बात करेंगे दुधारू पशुओं के बारे में कि किस तरह से आप उनका पालन पोषण कर सकते हैं और किस तरह से उनकी देखभाल कर सकते हैं। और इस विषय के बारे में हमें आज जानकारी देंगे इस कार्यक्रम में पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर के.डी. रायट। और इनसे बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी डॉक्टर करण सिंह वर्मा। तो आइए सुनते हैं इनकी बातचीत। नमस्कार किसान भाइयों व बहनों, आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आप सुन रहे हैं हिमाचल का पहला कम्युनिटी रेडियो हमारा 90.4 एफएम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रेडियो से खेतीबाड़ी की बाबत प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है जिसका नाम है आओ चलें खेतों की ओर। आज के इस प्रोग्राम में खेतीबाड़ी व पशुपालन संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर के.डी. रायट, जो पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हैं। अपने कार्य क्षेत्र में डॉक्टर साहब का काफ़ी लंबा अनुभव है और आज डॉक्टर साहब जिस विषय पर किसान भाइयों से जानकारी साझा करना चाहेंगे वो विषय रहेगा दुधारू पशुपालकों के लिए व्यावहारिक व उपयोगी जानकारी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने अपनी वार्ता के लिए ये जो टॉपिक चुना है इसकी किसान भाइयों के लिए क्या उपयोगिता है? वर्मा जी, ये टॉपिक जो मैंने आज के लिए किसान भाइयों के लिए चुना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जी। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। जी हाँ जी। हम विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं जहाँ तक दूध उत्पादन की बात है। और अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ जाएं जी हाँ। तो 2012-13 में हमारा टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन था हाँ जी, वो 132.4 मिलियन टन था पूरे देश का। जी। तो ये हम जो ना इस तरीके से वर्ल्ड में जो ना हम लीडर हैं जहाँ तक दूध उत्पादन की बात है। और साहब, दुधारू पशु जो हैं इनकी संख्या में भी हम काफ़ी आगे हैं कि हाँ? ये जो ना बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको कि आपने जो ना अभी उठाया। जी। ये जो ना बेशक जो ना इतना हम उसमें दुग्ध उत्पादन में हम लीड कर रहे हैं विश्व में जी। लेकिन ये हमारी दुधारू पशुओं के संख्या की वजह से है। हाँ जी। हमारे पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी। अगर हम जो ना संख्या को देखें और प्रति पशु उत्पादन देखें जी, तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ जो मिल्क में जो गाय और भैंसें हैं, इन मिल्क हैं जी, वो 80.52 जी मिलियन ये पशु हैं जो दूध देने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या है। जी। हाँ जी। और इसमें ड्राई शामिल नहीं है। अगर हम ड्राई को भी शामिल कर लें, जो सूखे पशु हैं जिनको जो दूध से बंद हो चुके हैं, इस तरीके से अगर हम उनकी संख्या देखें तो 118.59 मिलियन पशु हैं, गाय और भैंसें। बहुत बड़ी संख्या जी। तो इस तरीके से जो ना हम जो ना मिल्क प्रोडक्शन में या दूध उत्पादन में हम जो ना लीड कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ को अगर हम जो ना इसराइल की बात करें जी, तो इसराइल एक बहुत छोटा देश है। एरिया बड़ी मुश्किल से इसका 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन यहाँ की 8 मिलियन
80 लाख के करीब पड़ती है, जी 8 मिलियन है। और अगर हम उनका जो ना दुग्ध उत्पादन देखें प्रति पशु, जी प्रति पशु की अभी आपने बात की थी, जी तो प्रति पशु अगर हम एवरेज मिल्क प्रोडक्शन देखें, औसतन फी गाय का जो ना अगर हम दुग्ध उत्पादन देखें इसराइल में, तो वो 12,000 लीटर दूध प्रति वर्ष है। प्रतिवर्ष। जी, प्रति वर्ष से मतलब हमारा होता है करीब 300 से लेके हाँ जी 305 दिन दूध देने के होते हैं। हाँ, जो गाय के दूध देने का समय जी, होता एक ब्यात में हाँ वो जी। 12,000 लीटर दूध देती हैं। अगर हम जो ना इसको पर डे की अगर हम प्रोडक्शन देखें, हाँ जी तो एक दिन का उत्पादन जो है ना करीब 40 लीटर, हाँ जी, तो 40 लीटर एवरेज है ये। एवरेज है। जी अच्छा जी, अगर हम यहाँ की अपने देश की बात करें तो ये बड़ी मुश्किल से जो ना 1,000 और 1,500 के आसपास जो ना चला हुआ है, जी, और एवरेज में तो हम इससे भी कम पाते हैं। कम पाते हैं। जी, अच्छा तो हम तो बहुत इस तरीके से एवरेज मिल्क प्रोडक्शन में जो ना अगर हम औसतन प्रति पशु पैदावार देखें तो हम बहुत पीछे हैं। जी, जी, तो जी डॉक्टर साहब ये बताएं, इससे आगे हम बात को बढ़ाते हुए, इसमें जैसे अपनी गाय हैं, भैंस हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमारा इस कम्युनिटी रेडियो से कवरेज एरिया है, जो हमारे क्षेत्र के अंदर आते हैं या किसान भाई इस रेडियो को सुन सकते हैं, जी अगर उस क्षेत्र की बात करें, वहाँ जो गाय किसान लोग पालते हैं उनमें कौन कौन सी नस्लें मुख्य हैं और नस्लों का दूध उत्पादन में क्या महत्व है? जहाँ तक नस्ल की बात है तो यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की बात है, जी 2 तरह के पशु हमें मिलते हैं, जी गायें और भैंसें। हाँ जी, तो गाँव में मुझे हमें जो है ना जो कुछ लोकल गाय किस्म हैं। की गाय मिलेंगी हमारे को, जी जो स्थानीय नस्ल की हैं, जी पहाड़ी गाय जिसको बोलते हैं। हाँ जी और भैंसें भी हमें जो ना स्थानीय भी मिलेंगी, और जो ना कुछ लोकल जो ना मुर्रा नस्ल से जिनके क्रॉस हो चुके हैं वो मिलेंगी। इसी तरीके से गायों में हमें जो ना जर्सी क्रॉस मिलेंगे, और साथ में जाके हमें कुछ हॉलिस्टीन क्रॉस गायें जो ना हमें जो ना देखने को मिलती हैं। जी तो इसके साथ ही जो ना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है पशुओं की नस्ल। क्योंकि जहाँ तक नस्ल की बात है, जी ये दुग्ध उत्पादन में जो ना बहुत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी क्योंकि अगर हम स्थानीय की बात करें तो ये पशु जो ना बहुत कम दूध देने वाले हैं, बहुत कम दूध देते हैं, जी इनका दूध उत्पादन कम होता है। बहुत कम होता है। और साथ ही जो ना जब एक बार को जो ना ये दूध देने लग जाते हैं, मतलब ये सू जाते हैं, हाँ जी, तो ये आगे गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। अच्छा गर्भ जी, धारण करने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। लगता है। ये जो है ना, जहाँ अगर हमें जर्सी की बात करें हाँ जी या हॉलिस्टीन नस्ल की बात करें, हाँ जी तो ये जो ना और इसके क्रॉस, इसके शंकर जो ना जो पशु हैं हाँ हाँ आगे आ रही हैं, जो नस्ल इनके शंकर जो आ रहे हैं, तो उनमें ये क्षमता है कि ये दूध उत्पादन में भी बहुत अग्रणी है, बहुत अच्छा मतलब इनकी परफॉर्मेंस है। जी और साथ में ये इनकी ये भी एक मतलब खासियत है कि ये पेट के अंदर बच्चे को भी पाल सकते हैं। जी तो जी, मतलब जो है ना ये प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, और साथ में दूध देने की क्षमता भी जो है ना वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं होती, मतलब जो ना ये दूध भी पूरी जो क्षमता के साथ देते रहते हैं। इसका मतलब इनकी दूध की मात्रा भी बराबर कायम रहती है, और साथ साथ इनके पेट में बच्चा भी पल सकता जी, है जी, जी, और जी। गर्भ धारण कर सकती है। जी, तो इसके साथ ही जो ना अब हम बात करते हैं प्रजनन के ऊपर। जी प्रजनन एक बहुत महत्वपूर्ण जो ना एक विषय है। हाँ जी जब हम दूध उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रजनन आता है, जी जो कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी तो प्रजनन से हमारा मतलब है कि पशु आगे दूध अभी देगा हाँ पशुपालक के पास, हाँ जब वो बच्चा देगा। जी, तो बच्चा देने के लिए हमें प्रजनन जो की प्रक्रिया है वो पशु आवश्यक की, है, तो वो पशुपालक को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो गाय और भैंसों की बात जहाँ तक हम करते हैं, तो ये जो है ना जब ये अपनी यौवनावस्था में पहुंच जाती हैं जी। गाय और भैंसें, जी। इनके बच्चे, तो ये गर्भ जो ना धारण गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। गर्भधारण के हो जाते हैं। जब ये उस उम्र में पहुंचते हैं, जी, तो ये जो ना एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मध चक्र।
मध चक्र। हाँ, मध चक्र बोलते हैं, ईस्टर साइकिल बोलते हैं अंग्रेजी में। जी तो मध चक्र इनका शुरू हो जाता है, जी मध चक्र शुरू हो जाता है, जो कि इनके जीवन पर्यंत चलता रहता है। जी। मध चक्र में क्या होता है कि ये हर 21 दिन के बाद हाँ जी, पशु अपनी ऋतु में आएगा, अपने मद में आएगा, हीट में अपनी आएगा। हीट में आएगा। जी और उसके बाद जो है ना 1 दिन या 2 दिन तक हीट में रहने के बाद फिर से ये शांत होगा। और फिर अगर उसका गर्भ धारण नहीं हुआ है, हाँ जी, उसका गर्भाधान नहीं कराया हुआ है, हाँ जी, या उसने गर्भ धारण नहीं किया, तो ये फिर से ये 20-21 दिन के बाद जो ना पशु उस मध चक्र में फिर आ जाएगा। फिर से जो ना ये मध के लक्षण ये पशु प्रदर्शित करेगा। जी। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है, साइकिल चलती रहे। साइकिल चलता रहता है, और जब तक कि पशु जो ना गर्भ धारण नहीं कर लेता। ठीक बात। जी। तो इसके लिए जो ना हम पशुपालक से जो ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो उससे हम जो ना हम इससे उम्मीद कर सकते हैं, वो है कि पशु के मध चक्र में जो आता है, पशु के मध में या पशु के हीट में आने के क्या क्या लक्षण है। जी। पशु के हीट में आने के क्या क्या लक्षण, ये बहुत जरूरी है, जो कि पशुपालक को पता होना चाहिए, जानना चाहिए। तो उसमें जो ना सबसे महत्वपूर्ण जो ना जो चीज है, लक्षण है, वो है कि पशु अपने जो खाने में कमी हो जाती है, हाँ जी, कुछ खाना कम कर देता है। जी इसके अलावा जो पशु उत्पादन में है, दूध उत्पादन में है, तो उसका दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। दूध की मात्रा कम हो जाती है। जी, दूध की जो उत्पादन जो है ना वो कम हो जाता है। और तीसरी चीज जो है ना, पशु रमाने लगता है। अच्छा, पशु जो है जोर जोर से बोलने लगता है, आवाज निकालता है। आवाज निकालता है। और इससे भी हम जो है ना समझ सकते हैं कि ये पशु जो है ना गर्मी में है। जी कई पशु जो है ना ये जरूरी नहीं कि हर पशु जो है ना रमाई ही, हाँ, उस आवाज ही करे। जी कई पशु जो है ना ये मतलब जो है नहीं भी बोल सकते हैं। शांत तो इसलिए दूसरे लक्षणों को देख करके हमें इसका पता लगाना पड़ता है, अनुमान लगा सकते अनुमान। जी। तो उस अगला लक्षण इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पशु के योनि से हाँ जी। एक पदार्थ, द्रव पदार्थ निकलता है, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जी वो निकलता है। तो उसको देख करके जो ना हम जो ना हमारे को पता लग जाता है कि ये पशु हीट में है, ये पशु जो ना मद में है। जी तो ये जो ना ये अवस्थाएं हैं, मतलब ये ना ये लक्षण हैं गर्मी के। और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। जी गर्मी के 3 अवस्थाएं होती हैं। हाँ जी, वो होती हैं प्रारंभिक अवस्था, एक होती है मध्यावस्था, और एक होती है अंत्यावस्था। अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था की जो लक्षण है वो ये है कि शुरू में जो ना पशु जो द्रव पदार्थ जो बाहर निकल रहा था, हाँ जी, वो पतला होता है। पतला होता है। जी, पतला होता है, पशु रमाएगा, लेकिन ये पतला होता है। और जब ये निकलता है तो वो जो ना ये एक हैंगिंग रोप जैसी नहीं बनेगी। हाँ जी, वो मतलब जो ना ये लटकती हुई रस्सी की तरह नहीं होगा। हाँ जी, ये क्या होगा, निकलेगा और एकदम से नीचे गिर जाएगा जाएगा। पानी की तरह। ठीक तो बात। ये मतलब जो ना देख करके हम पता लगाते हैं कि ये आरंभिक दशा में, जी ये आरंभिक अवस्था है गर्मी की। दूसरी मृद अवस्था, जिसको बोलते हैं जो बीच वाली अवस्था, मध्यावस्था। मध्यावस्था। तो मध्यावस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि इसमें दूसरे लक्षणों के साथ इसमें क्या होता है कि ये जो ना जो हैंगिंग जो रोप है, म्यूकस की जो ना जो पदार्थ निकल रहा है, वो एक हैंगिंग अवस्था में होगा। हाँ। नीचे तक लटकता हुआ होगा, एक डोरी की तरह जो ना स्ट्रिंग बनेगी उसकी, और वो जो ना लटकता रहेगा। ये मध्य मध्यावस्था अवस्था में होता के है। लक्षण है। जी जी जी। तो तीसरा जो हमने बताया आपको, जो अंतिम अवस्था है, जी अंतिम अवस्था, उसमें इसके लक्षण ये हैं कि उसमें जो ना थोड़ा बहुत जो ना ये जो म्यूकस है, हाँ जी, वो जो ना उसके योनि के आसपास जो ना आपको चिपका हुआ मिलेगा। हाँ। और वो जो ना जो डोर पहले निकल रही थी, वो बंद उस हो टाइप की जाएगी। जो ना वो बंद हो जाती जाएगी। है। ठीक। जी। तो इसमें अगला सवाल आता है कि ये कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त होती है जब पशुओं का गर्भाधान कराया जाए। जी। तो इसमें जो ना जो बीच की अवस्था है वो या मिड जो हीट है, हाँ जी, वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है, मानी जाती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जी तो किसान पशुपालकों को चाहिए कि जब भी वो जना पशु को गर्मी में देखते हैं, तो वो अगर हम पूरे इस मध्यकाल को हाँ जी, उसको 2 भागों में बांटें, जी तो करीब 24 से लेके 36 घंटे करीब समय हीट होती होती है। समय तो इसको हम 2 भागों में बांटें, जी। तो पहला हाफ और दूसरा हाफ। जी तो जो दूसरा
उसका अर्ध अवस्था है जी। वो बेस्ट है। अच्छा, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ हीट इज द बेस्ट टाइम फॉर इंसेमिनेशन। ठीक बात। मतलब जो वो- गर्मी का जो वो- दूसरा आधा हिस्सा है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जी। अगर हम पशु को हम इसके लिए थंब रूल ये है हाँ जी। कि अगर हम पशु को सुबह के टाइम में हाँ जी। मॉर्निंग में अगर हम जो ना पाते हैं कि वो पशु हीट में है, हीट के लक्षण दिखा रहा है, तो हमें चाहिए कि हम पशु को शाम के वक्त जी। आफ्टरनून में हम पशु को गर्भाधान उसका करवा लें, जी। गर्भाधान कराने के लिए हम ले जाएं। जी। और अगर वो हम देखते हैं कि जो ना पशु शाम के टाइम में हम देखते हैं कि पशु जो है ना गर्मी में है, जी। हीट में है, तो पशु को हमें जो ना अगले सुबह हमने जो ना पशु को गर्भाधान के लिए ले जाना चाहिए। जी। तो ये बात हुई। कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जो ना प्रदेश में आज पूरे प्रदेश में है। बहुत कम जगह रह गए हैं जहाँ पर जो कृत्रिम गर्भाधान जैसे हमारे गर्भाधान की क्षेत्र सुविधा हैं जी। सपाटू, सपरून, सब जगह जो ना कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कंडाघाट, जी जी सब जी जगह है। हर जगह उपलब्ध है। तो ये जो ना बहुत अच्छे उत्तम किस्म के सांडों के वीर को जो ना हाँ ये जी। प्रिजर्व करके टीके बनाए हुए हैं। जी। और वो जो ना हर हॉस्पिटल में, पशु अस्पताल में जो ना ये, और साथ में जाके जो डिस्पेंसरियां हैं वहाँ ये मौजूद हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। जी। कृत्रिम गर्भाधान की। जी। तो ये जो ना एक दूसरी चीज़ हमें आप बताना चाहूँगा पशुपालकों को, वो है कि कृत्रिम गर्भाधान से पहले जब आप जो ना पशु को कृत्रिम गर्भाधान के लिए डिस्पेंसरी में लाते हैं जी। या हॉस्पिटल में ले आते हैं, तो पशु को थोड़ा सा रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अच्छा। पशु को लगभग 15-20 मिनट का जो है ना आराम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दूर से जैसे आया हुआ है, जी। थक के आया हुआ है, गर्मी में जैसे आया हुआ का गर्मी भी हो गई और एड्रेनलिन सिक्रीशन हो जाता है उसका, तो उसको जो ना थोड़ा सा जो ना 15 मिनट का हम उसको आराम दे दें, तो ये जो है इससे क्या होता है कि ये कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है। इसका मतलब गर्भाधान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी। और हमें जो ना जब ये पशु को जो ना कृत्रिम गर्भाधान हो चुका होता है जी। तो उसके बाद इसी तरीके से तुरंत गर्भाधान के बाद जो ना हम पशु को वापस न ले जाए डिस्पेंसरी से, उसको दोबारा आराम करने उसको दें। फिर जो ना कम से कम 15-20 मिनट के लिए आराम करने दें जी। और उसके बाद जो है ना हम पशु को अपने घर ले जाएं। इसके साथ ही जो ना खास तौर से पशुपालक जो ना ये कई बार जो ना ये हमने देखा है, फील्ड में देखा है कि वो उनको जो ना क्या करते हैं कि वो पशु को कोई खास विशेष दवा देने की कोशिश करते हैं। कई बार वो तेल पिलाएंगे, कई बार केले के पत्ते खिलाएंगे, कई बार ऐसी ठंडी चीज़ें कोशिश करते हैं। कई बार हमने देखा है कि पशु को ये जो एक पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, नाइटर, कलमी शोरा भी पिला देते हैं। वो क्यों पिला देते हैं? ये बस एक भ्रम है, एक भ्रांति है। वो सोचते हैं कि जो ना इसको पिलाने से पशु जो ना ठंडा हो जाएगा। ये सब कुछ भ्रांति है। ये हमें जो ना इन चीज़ों से ऊपर आना चाहिए और इनका कोई इसमें जो ना रोल नहीं है पशु के मतलब जो ना गर्भावस्था में या पशु के गर्भधारण करने में मतलब मदद करने के लिए। हमें जो ना जो नॉर्मल जो पशु को आहार दे रहे हैं वही आहार में हमें उसको देना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान के बाद ये जो ना पशुपालक जो ना की सबसे बड़ी जो ना उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, वो ये है कि कृत्रिम गर्भाधान के करीब 20-21 दिन के बाद जो ना जब समय हो जाता है तब उस पर कड़ी निगरानी रखें पशु के ऊपर और देखें कि फिर से पशु कहीं हीट में तो नहीं आ रहा है दोबारा। अगर पशु दोबारा हीट में नजर आता है तो उसको फिर से मतलब जो ना उसको कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए हमें ले जाना चाहिए। जी। तो ये जो ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो ना अगर पशु गर्भ में नहीं मतलब जो गर्भ इसके हीट के साइन शो नहीं करता है 20-21 दिन के बाद या बीच में उसके जो ना हीट में नहीं आता है, मद में नहीं आता है, तो उसको हमें जो ना पशु को 3 महीने के बाद उसकी गर्भ परीक्षा जरूर करा लेनी चाहिए। उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, करा लेना। जी। क्योंकि इस समय जो ना हमें पता लग जाएगा पशु ने गर्भधारण किया है कि नहीं किया है। नहीं किया। अगर पशु ने गर्भधारण कर लिया है तो हम जो ना उसको
आगे के जो ना हम कोर्स जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होगा वो हम उसको फॉलो करेंगे। जी और अगर उसने गर्भधारण नहीं किया, वो जानवर खाली है, जी तो हम उसको जाके पशु चिकित्सक के पास ले जाएंगे जी और उसकी जो ना आगे हम उसकी उपचार करा के हम उसको क्या वजह है जिसकी वजह से वो पशु हीट में नहीं आया, इसका हम जो ना उसको उपचार करेंगे, कराएंगे। कारण जानने की कोशिश जी। करेंगे। जी तो ये है। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आपने पूरी जानकारी दी। जी। अब इसके अलावा दूसरा गर्भाधान जो है वो प्राकृतिक होता है डॉक्टर जी साहब? जी जी कृत्रिम गर्भाधान जो ना एक जो ना ये जो हमारे यहाँ चल रहा है, इसके अलावा प्राकृतिक गर्भाधान होता है। प्राकृतिक गर्भाधान में जो ना पशु प्राकृतिक रूप से जो ना जो गाय है भैंस है हाँ जी उसको जो ना गर्भित करता है। जी। अब इसके कई नुकसान है जिसकी वजह से अब धीमे धीमे ये ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक गर्भाधान के कुछ नुकसान हैं जी, जो जी, 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 महसूस किए गए, जी पाए गए। जी। तो पहले प्राकृतिक गर्भाधान से ही जो ना पशुओं को गर्भित किया जाता था। तो उसके जो ना अपनी लिमिटेशंस हैं, इसमें लिमिटेड या सीमित संख्या में ही पशुओं को मतलब जो ना सांड गर्भित कर सकता है। जी साल में बड़ी मुश्किल से 100-125 गायें ही गर्भित हो सकती हैं, अधिक से अधिक। जबकि जी कृत्रिम गर्भाधान में ये हजारों की संख्या में एक सांड से हम जो ना गर्भाधान करवा सकते हैं। अगर एक उन्नत नस्ल का सांड है तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम फायदा उठा सकते हैं। जी हजारों की संख्या में एक साल में मतलब जो ना पशुओं को गायों को गर्भाधान किया जा सकता है। जी हाँ जी। तो इसके बाद जो ना जब हमने गर्भाधान की जांच करा ली, गर्भ की जांच करा ली 3 महीने के बाद। जी 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 हाँ तो उसके बाद हमें जैसे पता चल जाता है कि पशु गर्भित हो गया है, तो हमें जो ना ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि 5 महीने के बाद जो ना उसकी स्पेशल केयर करने की जरूरत है, उसको एक विशेष आहार देने की जरूरत है। जी क्योंकि 5 महीने तक तो जो ना जो अंदर बच्चा पल रहा था हाँ जी वो अपनी एक सामान्य तरीके से पल रहा था। उसकी ग्रोथ हो रही थी, जी तरीके से चल रहा था। लेकिन 5 महीने के बाद जो ना 6वें महीने जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, उसमें एकदम से काफी तेजी के साथ वृद्धि बहुत होती है वृद्धि होती है और उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। जी 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 उसने अपनी माँ से खुराक लेनी है और दूसरी चीजें लेनी है, तो हमें जो है ना जी उसको पशु को आहार देने की, एक्स्ट्रा आहार देने की जरूरत पड़ जाती है। जी तो हमें जो है ना गर्भावस्था आहार उसको हमें देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और गर्भावस्था आहार जो हम जो नॉर्मल दूसरा आहार जो दे रहे थे, उसके अलावा हमें जो अगर क्रॉस ब्लड जानवर है तो करीब 1.25 किलो कंसंट्रेट राशन, पौने 2 किलो कंसंट्रेट राशन। जी, कंसंट्रेट राशन का मतलब डॉक्टर साहब? कंसंट्रेट ये है हम दाना देते हैं जो कैटल फीड। हाँ कैटल फीड जो दाना देते हैं जी वो कंसंट्रेट राशन है। तो वो जो है करीब 1.25 किलो प्रतिदिन के हिसाब से हमें देने की जरूरत है, अगर वो पशु भैंस है या क्रॉस ब्रेड जानवर है, जी क्रॉस ब्रेड गाय है। जी और अगर जो ना हमारा लोकल है तो करीब 1.25 किलो जो ना दाना जो ना हमें देने की आवश्यकता पड़ेगी। जी इसके बाद जो है ना जब पशु 7वें महीने में पहुंच जाता है, हाँ जी 7 महीने पूरे हो जाते हैं, अगर वो दूध देने वाला पशु है गाय या भैंस, तो उसको हमें उसको सुखाना पड़ेगा। सुखाना पड़ेगा। जी। उसका कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों सुखाना उसको पड़ेगा? सुखाना इसलिए इसकी जरूरी है क्योंकि हमें अगले ब्यात के लिए पशु को तैयार करना है। जी हाँ उसके जो पशुओं की जो उसकी जो दूध देने की ग्रंथियां अक्षमता हैं, है, अक्षमता है, जो दूध देने की ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां हैं। जी, उसको हमें एक बार को जो ना रेस्ट देके, हाँ जी उसको आराम देके, उसको नए सिरे से हमें ग्रो कराना है, नए सिरे से उनको जो हमें तैयार कराना है। जी तो नए सेल्स बनेंगे तो उनकी जो क्षमता पूरी होगी, पूरी हो। उसके पूरी क्षमता के साथ जो ना अगली बात में पशु दूध देने में सक्षम होगा। जी नहीं तो जो ना ये पशु पूरा दूध नहीं दे पाया। हमने फील्ड में कई बार ऐसे देखा है जी कि पशु जो है ना अच्छा दूध देने वाला है, 20 लीटर दूध देने वाला पशु है, मान लो 15-20 लीटर दूध दे रहा है, लास्ट में जाके भी जो है ना वैसे तो ये क्रॉस ब्रीड जानवर जो है ना जो एग्जॉटिक किस्म के हैं, विदेशी नस्ल वाले जानवर हैं, हाँ जी ये अपने आप दूध नहीं बंद करते, ये करना पड़ता है, इनको दूध से बंद कराना पड़ता है। करना पड़ता है। तो कई पशुपालक गलती कर जाते हैं, वो लास्ट टाइम तक जो है दूध निकालते रहते हैं और दूसरे दिन क्या होता है कि जानवर बच्चा दे देता है। हाँ बच्चा दे देता है, फिर जाके जो ना वो उसके अंदर जो ना जो दूध की क्षमता है वो कम हो रहती है। अगली बात के लिए हाँ दूध की क्षमता कम रहेगी,
तो ये इसका और मतलब सबसे बड़ा नुकसान होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसान भाइयों को दूध के लालच में पड़कर उनको अंतिम स्थिति तक, अंतिम तारीख तक दूध प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी 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 जी, उससे देखा जाए तो उसका नुकसान, अगले ब्याह पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। को प्रभाव पड़ेगा। जी जी, तो ये है। उसके बाद जो है ना, हाँ जी, सुखाने के बाद, अब सुखाने के की बात आती है, तो कई बार क्या होता है कि पशु जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध दे रहा है, जी बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध दे रहा है, तो उसको जो है ना 15-20 लीटर से एकदम से उसको छुटकारा मतलब जो है ना लेन कराना, दूध से छोड़ देना, मुश्किल ये काम थोड़ा है। मुश्किल होता है। जी। तो इसके लिए इसका तरीका है कि हम उसकी इनकम्प्लीट, अपूर्ण मिल्किंग करें, अपूर्ण इनकम्प्लीट मिल्किंग करें। थोड़ा दूध निकालने। हाँ, तो जैसे दूध, जैसे वो 12 लीटर दूध दे रहा है, जी तो उसका हम आधा दूध निकालेंगे, जी, हम 5 या 6 लीटर दूध निकालेंगे, बाकी जो ना उसमें छोड़ भरा रहने देंगे, छोड़ देंगे उसमें छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। और हम दोनों टाइम के बजाय, जैसे 2 बार जानवर दूध दे रहा है, जी तो हमें धीमे धीमे जो ना 2 छोड़ के एक बार ही दूध निकालेंगे, हम जी एक बार पर ले आएंगे उसको। तो ऐसे करके करते 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 हम जो ना धीमे धीमे जो ना दूध जो ना हम उसमें छोड़ते छोड़ते करीब 1 हफ्ते में पशु दूध से बंद कर देगा। बंद कर देगा। और मतलब जो ना हम उस पशु को बिना किसी नुकसान के दूध उसका बंद हो जाएगा। जी और जब दूध बंद कर देते हैं हम, तो उस टाइम जो ना चारों थनों में हमें जो ना एंटीबायोटिक की जो ट्यूबें होती हैं, वो ट्यूबें चढ़ा देनी चाहिए, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन होने की संभावना न हो। ठीक बात। इसके बाद जो है ना पशु जब अंतिम अवस्था की तरफ को चल पड़ा है, तो हमें उसको जो उसको राशन दे रहे थे, आहार दे रहे थे, जी उसका वो राशन हम बढ़ाते हैं, एडलिब पर आ जाते हैं। एडलिब का मतलब होता है कि जितना वो पशु मतलब खाना पसंद करे, तो वो जो ना अपनी रुचि के हिसाब से पशु को हम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने आप को अगले बात के लिए तैयार कर सके, दुग्ध उत्पादन के लिए, और साथ में जाके जो ना वो आगे प्रजनन के लिए भी अपने आप को तैयार कर सके। जी और जी, उसके उसमें प्रजनन क्षमता में और उसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना आए। जी साथ में ही जब वो बिल्कुल अंतिम अवस्था में होता है, तो उस पशु को हमें जो ना कीड़े मारने की दवाई भी हमें अवश्य दे देनी चाहिए। उसका डॉक्टर साहब, जो कीड़े मारने की दवाई की बात आपने की है, उसकी क्या आवश्यकता है और वो क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ब्रह्मा जी, क्योंकि ये जो पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, जी उस बच्चे के अंदर जो है ना वो कीड़े चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, जी जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, उसके अंदर कीड़े चले जाते हैं, और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन है। और जब बच्चा नवजात जो ना जब पैदा होगा, तो आप पाएंगे कि उस बच्चे को जो ना दस्त लगे हुए हैं, और बाद में जाके देखेंगे कि आप जो ना बड़े बड़े कीड़े उसके मतलब पेट से निकलने लगते हैं। इसलिए दवाई देनी जरूरी है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने किसान भाइयों से अपनी नॉलेज और अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी जानकारी साझा की। मैं आपका अपनी तरफ से और अपने कम्युनिटी रेडियो 90.4 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर के.डी. राइट की बातचीत, जो दुधारू पशुओं के बारे में बहुत सी जानकारी दे रहे थे। ये जानकारी और भी देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के अगले भाग में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। लेकिन जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि अगर आप पशुपालन से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 9418166456। जी, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो मुझे यानी सुमन को दीजिएगा इजाज़त इस कार्यक्रम आओ चले खेतों की ओर को यहीं समाप्त करने की। मुलाकात होगी आप सभी से इस कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।